दोस्तों काफी दिनों बाद इंडिया में फिर से एक इंटरनेट कंपनी लिस्ट होने जा रही है। कंपनी का नाम है इजी ट्रिप प्लानर और ये अपनी कंपनी ismytrip.com के ब्रांड नेम के अंडर यहाँ पे रन करती है। तो आज इस वीडियो में हम इस आईपीओ का एक डिटेल एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं कंपनी और इसके ओवरऑल बिजनेस को, तो आप देख सकते हैं इजी ट्रिप प्लानर एक ऑनलाइन ट्रैवल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो कि अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ismytrip.com और ismytrip.in की मदद से यहाँ पे अपने सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करती है। इसके एंड्रॉयड और iOS ऐप्स भी अवेलेबल हैं, जिसकी मदद से ये डिजिटल स्पेस में भी यहाँ पे अपने सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करती है। कंपनी का जो ओवरऑल रेवेन्यू है उसमें से 85% से ज़्यादा इसके रिपीट बिजनेस से इसे मिलता है और रिटेल पोर्शन यहाँ पे इसका करीबन 10% हम यहाँ पे देख सकते हैं। लिस्टिंग के बाद इसको एक फास्ट मूवर का एक बेनिफिट मिल सकता है, जिसके वजह से आगे इसे एक प्रीमियम वैल्यूएशन होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। अगर बात करें इसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के ऊपर, तो कंपनी यहाँ पे 3 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को रन करती है। B2B2C, B2C और B2E की मदद से ये अपने रेवेन्यू स्ट्रीम यहाँ पे आगे जनरेट करती है। B2B2C डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म में ये ट्रैवल एजेंट्स की मदद लेती है, जो कि आगे जाके कस्टमर से यहाँ पे बिजनेस लाके इस कंपनी को प्रोवाइड करते हैं। B2C डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म से यहाँ पे कस्टमर डायरेक्टली कंपनी के पोर्टल में यहाँ पे अपना जो बुकिंग है उसे कंफर्म कर सकते हैं और B2E डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की मदद से ये दूसरे एंटरप्राइजेस का जो बुकिंग है उसे यहाँ पे कंफर्म करती है। आज की तारीख में कंपनी के पास अराउंड 59,274 ट्रैवल एजेंट्स हैं, जिसकी मदद से ये अपने B2B2C चैनल को काफी ज्यादा एक्सपैंड कर रही है। इसके बाद अगर कंपनी के रेवेन्यू स्ट्रीम के बारे में बात करें, तो ये अपनी मैक्सिमम रेवेन्यू एयर टिकटिंग से जनरेट करती है। इसके बाद बारी आती है ट्रेन टिकटिंग, होटल बुकिंग, हॉलिडे पैकेजेस, बस टिकट, कैब बुकिंग और वीजा प्रोसेसिंग और ट्रैवल इंश्योरेंस से कंपनी थोड़े बहुत रेवेन्यू जनरेट करने में यहाँ पे कामयाब होती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके प्रोमोटर्स और शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, तो करंटली इनके 3 प्रोमोटर्स हैं और इनका नाम है निशांत पिट्टी, रिकांत पिट्टी और प्रशांत पिट्टी। इनके पास अराउंड 100% का स्टेक है और ये आईपीओ में अपने पोर्शन में से कुछ शेयर्स आगे यहाँ पे बेचने वाले हैं। करंटली प्रोमोटर्स के पास 100% का स्टेक है, जो कि पोस्ट आईपीओ यहाँ पे 74.9% पे पहुंचने वाला है और यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पे 18.8% का एक स्टेक मिलेगा इस आईपीओ के बाद और जनरल पब्लिक को यानी रिटेल सब्सक्राइबर के पास, रिटेल शेयर होल्डर्स के पास यहाँ पे अराउंड 6.3% का स्टेक आगे यहाँ पे आईपीओ के बाद होने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल्स के ऊपर, तो पिछले 3 साल में कंपनी ने एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में दर्ज किया है। अगर सबसे पहले हम देखते हैं इसके रेवेन्यू को, तो 2018 में ये 113.58 करोड़ था, जो कि बढ़ते हुए हमें 2019 में अराउंड 151.11 करोड़ पे यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे रेवेन्यू में 33% का एक जंप को देखा जा सकता है, जिसके बाद हम 2020 में इसमें अराउंड 18.94% का एक जंप यहाँ पे देख पाएंगे। इसके बाद अगर ओवरऑल एक्सपेंसेस को यहाँ पे कंसीडर किया जाए और बाद में हम इसका जो प्रॉफिट को देखते हैं, तो ये हमें 2018 से 2019 के बीच में ऑलमोस्ट 80,000% यानी 800 टाइम्स यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने जो पिछली दफा कुछ राइट ऑफ किए थे वो हमें यहाँ पे अदर इनकम्स में यहाँ पे ऐड होते हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ पे कंपनी का जो नेट रिटर्न ऑन एसेट है यानी रिटर्न ऑन नेटवर्थ, उसमें भी एक सिग्निफिकेंट जंप को देखा जा सकता है और यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन में भी आप एक स्टेडी ग्रोथ यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। 2018 में ये अराउंड 0.03% पे था, जिसे करीबन 2019 में हम 15.88% पे यहाँ पे देख सकते हैं। 2020 में ये अराउंड 18.35% पे था और जबकि 2020 का जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ उसके बाद
कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पे लॉकडाउन होने की वजह से हम यहाँ पे इसके रेवेन्यू में एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप यहाँ पे देख सकते हैं। इस बार लास्ट 9 मंथ्स का जो डेटा आया है उसमें कंपनी का टोटल रेवेन्यू अराउंड 81 करोड़ है और उसमें से कंपनी ने यहाँ पे 30.54 करोड़ का एक रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट किया है। यहाँ पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी ऊपर आ चुका है और इसका मेन रीजन यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म से होने वाले रेवेन्यू को माना जा सकता है। इस बार लॉकडाउन के वक्त इनका जो B2B2C बिजनेस था उसमें से काफी कम रेवेन्यू जनरेट हुआ था क्योंकि यहाँ पे लोगों ने इनका जो एंड्रॉयड और iOS ऐप है और इवन इनके वेबसाइट के थ्रू काफी ज्यादा बुकिंग्स किया है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन में यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट अपसाइड को यहाँ पे देख सकते हैं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहाँ पे काफी तेजी से बढ़ रहा है और इसे हम यहाँ पे 30% के ऊपर यहाँ पे पिछले 3 साल में यहाँ पे देख सकते हैं। 2020 का जो 9 मंथ्स का डेटा है उसमें थोड़ी सी गिरावट को देखा जा सकता है और ये करीबन हमें 30% के ऊपर अभी भी यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ पे FY 2020 का जो डेटा है उसके बेसिस पे इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है उसे 29.92 के टाइम्स देखा जा सकता है, जबकि 9 मंथ्स के डेटा को अगर हम एनुअलाइज करते हैं FY 21 की मदद से आप इसे 15.38 के लेवल्स पे यहाँ पे देख पाएंगे। प्राइस टू अर्निंग रेशियो में आप FY 2020 में इसकी वैल्यूएशन को 61 के ऊपर देख सकते हैं, जबकि FY 2021 का जो डेटा है उसे अगर एनुअलाइज किया जाता है तो ये हमें 49.91 के लेवल्स पे यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये IPO थोड़ा बहुत प्राइसी हमें दिखाई देता है क्योंकि ये डिजिटल सेगमेंट में काम करता है, तो इसमें आपको ऐसी एक प्रीमियम वैल्यूएशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अगर आप अगले 2 से 3 साल तक इसका जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स है उससे होने वाले सेल्स और नेट प्रॉफिट को कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे आपको ROE, ROCE और PE लेवल्स में एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे ROE हमें कंटिन्यूअसली अराउंड 25% के ऊपर देखने को मिल सकता है, जबकि ROCE को हम FY 23 के एंड होने तक उसे अराउंड 14% के ऊपर यहाँ पे पहुंचता हुआ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे PE लेवल्स को इसके ग्रोथ फोरकास्ट की मदद से अराउंड 25 के लेवल्स पे यहाँ पे देखा जा सकता है, जबकि प्राइस टू बुक वैल्यू हमें 7.2 टाइम्स तक यहाँ पे गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे EV टू EBITDA रेशियो हमें काफी तेजी से कम होते हुए दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से ये IPO हमें काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे प्राइस इन होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके बाद अगर इसके रेवेन्यू और रेवेन्यू ग्रोथ को देखा जाए तो कंटिन्यूअसली FY 18 से लेके FY 20 के बीच में रेवेन्यू काफी स्टेडी रेट से ग्रो हुए हैं, जबकि FY 21 में कोरोना वायरस के वजह से लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप को यहाँ पे देखा जा सकता है। तो अगले 2 साल में इसमें एक ग्रोथ आने की उम्मीद की जा रही है और यहाँ पे इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ की परसेंटेज है वो भी हमें ऑलमोस्ट स्टेडी ग्रोथ के साथ यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। प्रॉफिट मार्जिन्स यहाँ पे कंटिन्यूअसली हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं पिछले 5 सालों में, जो कि इनमें से 3 साल यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, उसमें एक स्टेडी ग्रोथ को देखा जा सकता है और यहाँ पे जो EBITDA है उसमें भी आप एक स्टेडी जंप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे EBITDA मार्जिन और प्रॉफिट मार्जिन हमें कंटिन्यूअसली यहाँ पे ग्रो होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके वजह से यहाँ पे कंपनी आगे काफी अच्छा रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट करता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। रिटर्न रेशियो के मामले में इसका ROE हमें नेगेटिव से यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेंड की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जबकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROC के मामले में यह हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे स्टेडी ग्रोथ के साथ बढ़ता हुआ आगे दिखाई दे सकता है। कैश फ्लो के मामले में यहाँ पे ऑपरेटिंग कैश फ्लो हमें यहाँ पे FY 21 से अगले 2 साल तक बढ़ते हुए दिखाई देते हैं और अगर बात करें इसके फ्री कैश फ्लो के ऊपर तो यहाँ पे अगले साल यहाँ पे हमें फ्री कैश फ्लो थोड़ा बहुत कम होता हुआ दिखाई दे सकता है और बाद में FY 23 में हमें इसमें थोड़ी बहुत ग्रोथ यहाँ पे फिर से लौटता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके बाद अगर हम देखते हैं इसके ओवरऑल रेवेन्यू स्ट्रीम्स को तो यहाँ पे डिफरेंट रेवेन्यू स्ट्रीम्स में कंपनी का जो पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर्स के डेटा हैं उसे यहाँ पे मेंशन किया गया है और एयर पैसेंजर यानी एयर टिकटिंग के मामले में FY 20 से लेके 23 के बीच में इसका जो एनुअल कंपाउंडेड ग्रोथ रेट है
उसे अराउंड 5% यहाँ पे एस्टिमेट किया जा सकता है। होटल पैकेजेस के सेगमेंट में ये 14% के रेट से आगे ग्रो कर सकता है, जबकि अदर सर्विसेज के मामले में इसमें अराउंड 8% का एक ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू हमें काफी तेजी से यहाँ पे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि क्लेम सेटलमेंट के मामले में इसमें आपको अराउंड 25% का एक ग्रोथ आगे कुछ सालों में देखने को मिल सकता है। क्लेम रिटर्न बैक, इसका मतलब यह है जब कभी कोई अपने बुकिंग्स यहाँ पे कैंसिल करते हैं तो उससे जो फी वसूला जाता है यानी कैंसिलेशन फी की मदद से इसमें हमें एक अनदर रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट होता हुआ आगे दिखाई देता है। और इस मामले में FY 2020 में हमें एयर टिकट कैंसिलिंग और डिफरेंट होटल बुकिंग कैंसिलिंग में कंपनी अराउंड 50 करोड़ तक यहाँ पे एज ए रेवेन्यू हमें जनरेट करता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर बात करें मार्जिन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसमें आपको अगले 3 सालों में, अगले 2 सालों में यहाँ पे अराउंड 42.1% का एक जंप हमें 42.1% तक एक मार्जिन दिखाई दे सकता है, और इसमें हमें अराउंड 24.7% का एक जंप यहाँ पे FY 23 तक यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ROE यहाँ पे हमें FY 23 में अराउंड 28% पे और ROC अराउंड 14.4% पे हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर हम इसे कंपेटिटर्स के साथ कंपेयर करते हैं तो इसके ओवरऑल 3 कंपेटिटर्स हैं। इंडिया में जो मार्केट लीडर है वो है मेक माई ट्रिप, और रेवेन्यू के मामले में ये कंपनी हमें दूसरे नंबर पे यहाँ पे देखने को मिलता है। बुकिंग्स वॉल्यूम के मामले में ये हमें दूसरे नंबर पे देखने को मिलता है, और अगर हम ग्रॉस बुकिंग को यहाँ पे कंसीडर करते हैं और इसके एनुअल ग्रोथ के मामले में ये कंपनी हमें एज ए टॉप परफॉर्मर यहाँ पे दिखाई देता है। पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी अराउंड 47% के CAGR ग्रोथ रेट से यहाँ पे बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता है, जबकि मेक माई ट्रिप अराउंड 27%, यात्रा अराउंड -4% के रेट से हमें यहाँ पे घटता हुआ थोड़ा बहुत दिखाई देता है। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मामले में ये इकलौती कंपनी है जो कि प्रॉफिटेबल है, जबकि मेक माई ट्रिप, यात्रा यहाँ पे हमें एज ए नेट एक प्रॉफिटेबल कंपनी के तौर पे दिखाई नहीं देते हैं। ये अभी भी यहाँ पे लॉस मेकिंग कंपनी के तौर पे हमें दिखाई देते हैं, और यहाँ पे मार्केटिंग एंड सेल्स के मामले में कंपनी सबसे कम यहाँ पे खर्चा करती है। यानी कंपनी जब कभी एक न्यू कस्टमर एक्विजिशन करती है उसके मामले में इसका खर्चा हमें अराउंड 0.83% इसके ग्रॉस बुकिंग के कंपैरिजन में यहाँ पे देखने को मिलता है। इस मामले में मेक माई ट्रिप सबसे ज्यादा खर्चा कर रहा है ताकि ये आगे जाके एज ए नेट प्रॉफिटेबल कंपनी के तौर पे अपने आप को प्रोजेक्ट कर सके। यात्रा अभी अराउंड 0.96% यहाँ पे मार्केटिंग और सेल्स के ऊपर खर्चा कर रहा है। तो अभी के लिए कंपनी का जो ओवरऑल आउटलुक है वो हमें काफी ज्यादा पॉजिटिव यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे कंपनी के पास एक ब्रांड लॉयल्टी है जिसके वजह से यहाँ पे इसे 86% इसके रेवेन्यू का रिपीट कस्टमर से आते हैं, और 98% इसकी जो बुकिंग है वो पिछले 9 मंथ्स में हमें सक्सेस होता हुआ यहाँ पे दिखाई देता है। इसके बाद अगर हम इसका शॉर्ट एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी स्ट्रेंथ के बारे में। ये इंडिया में वन ऑफ द टॉप OTA प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी के मामले में ये इंडिया में इकलौती प्रॉफिटेबल एजेंसी है जो कि लीन एंड कॉस्ट एफिशिएंट बेसिस पे यहाँ पे काम करती है। ये काफी स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को मेंटेन करती है, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो भी काफी अच्छा यहाँ पे माना जा सकता है, क्योंकि इसके पास मोर देन 59,000 ट्रैवल एजेंट्स है जो कि कंपनी के लिए B2B2C डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के तौर पे यहाँ पे क्लाइंट से बिजनेस कंपनी को प्रोवाइड करती है। कंपनी के पास एक टारगेटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, और इसके जो यंग एंड डायनेमिक मैनेजमेंट है उसके वजह से कंपनी आगे जाके काफी अच्छे ग्रोथ से यहाँ पे ग्रो होता हुआ दिखाई दे सकता है। अपॉर्चुनिटी के मामले में कंपनी के पास यहाँ पे ग्रोइंग डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिज्म का एक अपॉर्चुनिटी हमें दिखाई देता है, और गवर्नमेंट ने पिछले कुछ पीरियड में यहाँ पे कुछ नए इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। ये वीजा 100% FDI इन होटल इंफ्रा यहाँ पे होने की वजह से यहाँ पे ट्रैवल इंडस्ट्री आगे जाके बूम करने वाला है, और इवन गवर्नमेंट ने रिसेंटली उड़ान स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया है।
डिजिटाइजेशन इंडिया में काफी तेजी से बढ़ने वाला है और इंटरनेशनल एक्सपेंशन को ध्यान में रखते हुए कंपनी आगे जाके डिफरेंट सेगमेंट में यहाँ पे एक्सपेंड कर सकती है। यहाँ पे कंपनी डिफरेंट कॉर्पोरेट के साथ यहाँ पे B2E चैनल के तौर पे यहाँ पे आगे एक्सपेंड कर सकती है, जिससे इसे और भी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने में काफी आसानी हो सकती है। और अगर बात करें नेगेटिव पॉइंट्स यानी वीकनेस और थ्रेट के मामले में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वीकनेस को। तो यहाँ पे इसका जो ओवरऑल रेवेन्यू है उसमें से ज्यादातर हिस्सा बोले तो मोर देन 93% ये अभी भी एयर टिकटिंग से यहाँ पे कमाती है। और इसका जो टाई अप है वो ज्यादातर 5 डोमेस्टिक एयरलाइंस के साथ है, जिससे ये अपने रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 80% यहाँ पे जनरेट करती है। तो आगे जाके इसे फॉरेन एयरलाइंस और दूसरे एयरलाइंस के साथ यहाँ पे अपना टाई अप्स हमें यहाँ पे करना होगा, तभी जाके इसे अपना जो रेवेन्यू है उसे दूसरे स्ट्रीम से जनरेट करने में आसानी हो सकती है। लिमिटेड एक्सपीरियंस और इसका जो प्रीवियस ऑपरेटिंग हिस्ट्री है वो काफी कम यहाँ पे माना जा सकता है, जिसकी वजह से आगे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या सस्टेन रहेगी उसके मामले में अभी भी थोड़ा बहुत डाउट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। थ्रेट के मामले में यहाँ पे ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव है और ये जिस सेगमेंट में काम करती है यानी होटल और टिकटिंग के मामले में ये भी एक हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। रेल टिकटिंग के मामले में इसे गवर्नमेंट के ऊपर यहाँ पे डिपेंड होना पड़ता है। तो अगर गवर्नमेंट आगे जाके कुछ पॉलिसीज लाती है जिसकी वजह से रेल टिकटिंग में यहाँ पे इसे अगर कोई बिजनेस नहीं मिलता तो इसके बिजनेस लॉस होने की वजह से रेवेन्यू स्ट्रीम्स हमें काफी जल्द यहाँ पे घटते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद अगर आईपीओ डिटेल्स के ऊपर देखा जाए तो ये आईपीओ हमें मार्च 8 को यहाँ पे मार्केट में लॉन्च होता हुआ दिखेगा। एक बुक बिल्डिंग आईपीओ की वजह से इस पे आपको यहाँ पे 186 से लेके 187 के रेट के बीच में अपना बिड्स यहाँ पे प्लेस करना है। ये आईपीओ मार्च 10 को यहाँ पे क्लोज होने वाला है और इसमें पर लॉट आप 80 शेयर्स के लिए यहाँ पे अलॉट अपने लिए एक बिड प्लेस कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे प्रोमोटर्स अपने शेयर्स बेच रहे हैं और ये आईपीओ 510 करोड़ का यहाँ पे होने वाला है, जिसमें क्यूआईवीज के लिए अराउंड 75% यहाँ पे रिजर्व रखा गया है और एनआईए यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए जो कि मोर देन 2 लाख का एक बिड यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, उनके लिए यहाँ पे मोर देन अराउंड 15% का एक स्टेक यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए यहाँ पे अराउंड 10% यानी 51 करोड़ के शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं। तो आपका जो अलॉटमेंट चांसेस है वो आपको काफी कम यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर आपको अलॉटमेंट होती है तो आपको इसके बारे में मार्च 16 तक यहाँ पे पता चल सकता है और अगर यहाँ पे अलॉटमेंट नहीं होती तो आपको यहाँ पे मार्च 17 से यहाँ पे आपका रिफंड यहाँ पे इनिशिएट होता हुआ दिखाई दे सकता है। डीमैट अकाउंट में आपका जो शेयर्स है वो आपको 18 मार्च से यहाँ पे क्रेडिट होते हुए दिखाई दे सकते हैं और इसकी लिस्टिंग हमें 19 मार्च को यहाँ पे होता हुआ इसमें दिखाई दे सकता है। और फाइनली अगर हम देखते हैं इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम, तो करेंटली लास्ट डेटा के मुताबिक करंट जो प्राइस में इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो है 175 का। तो इस आईपीओ में डिमांड हमें काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर लिस्ट को भी आप नीचे चेकआउट कर सकते हैं। HSBC, नोमुरा, टाटा ट्रस्टी, आदित्य बिरला, सन लाइफ, सुंदरम म्यूचुअल फंड, बजाज अलायंस और निप्पॉन लाइफ जैसे कुछ बड़े म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पे अपना एंकर इन्वेस्टमेंट के जरिए इसमें से शेयर्स को हासिल कर लिया है। तो इस आईपीओ में आप जरूर अप्लाई कीजिए, लेकिन अप्लाई करते वक्त आपको एक अकाउंट से एक पैन नंबर के अंडर आपको सिर्फ एक लॉट के लिए बिड अप्लाई करना है और आप मैक्सिमम यहाँ पे 15,000 के मल्टीपल्स यहाँ पे अप टू 2 लाख तक यहाँ पे एक आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं और वो भी रिटेल शेयर होल्डर कैटेगरी में। अगर आप एक एचएनआई है तो एचएनआई फंडिंग यहाँ पे काफी ज्यादा आने वाली है, तो इसमें आपको MTAR की तरह मोर देन 500 टाइम्स यहाँ पे आईपीओ में सब्सक्रिप्शन होता हुआ दिखाई दे सकता है। With this, we will end this video. If you liked it, make sure you subscribe the channel and hit the bell icon so you will never miss any updates once we upload our video. Make sure you're part of our Telegram group. Detail is given in the description and pinned comment below. And those who want to join our
membership plan detail is provided in the description and the pin comment below, where you can see and get the access to our model portfolio and all the details regarding our positional and swing trades, and our multi-baggers details will be provided there. Until then, I'll see you in the next one, and thanks for watching.